जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अब तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर लिया है। अब उनको कैसे ये महसूस हो रहा है कि हमारा हक मारा जा रहा है और ये हक किसी और को दिया जा रहा है। हक क्यों मारा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और किसको ये हक मिल रहा है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से यानी अलविदाई एशाइया लेने से इनकार कर दिया। अब वो एशाइया नहीं ले रहे, उसकी वजह क्या हो सकती है ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में एक बड़ी तहलका खेज किस्म की रिपोर्ट सामने आई है, जिस रिपोर्ट का मतलब यह है कि कुछ 3 जजेस हैं जिनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिछले 7 साल के दरमियान दी गई है। वो 3 जजेस कौन से हैं और किस किस्म की फेवर्स उनको मिली हैं, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड एक रिपोर्ट सामने आई। ये रिपोर्ट 3 बड़े वकला ने तैयार की, जिसमें एक बासिम रजा साहब हैं, फिर यासर कुरैशी साहब हैं, फिर सलाउद्दीन अहमद साहब हैं। तीनों सीनियर वकला हैं और इन्होंने तवील तहकीकात के बाद ये डिस्क्लोज किया कि पिछले 7 बरस में यानी 31 दिसंबर 2016 से 30 जून 2023 तक, और ये जो दौरानिया 7 साल का या 6.5 साल का, इसमें 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं। इन 3 चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इस दौर के अंदर टोटल जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने निपटाए हैं वो 1957 है, यानी 1957 केसेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में निपटाए गए। उसमें 134 केसेस जो हैं वो सियासी थे और वो बड़े बड़े सियासी केसेस थे। और उसमें ये डिस्क्लोज किया गया कि इन 134 केसों में सबसे ज़्यादा जो सियासी केसेस मिले वो जस्टिस इजाजुल एहसन साहब को मिले और इनकी तादाद थी 63, यानी 63 ऐसे मुकदमे थे सियासी जिनके अंदर जस्टिस इजाजुल एहसन साहब शामिल थे और इन्होंने मेन किरदार अदा किया उनके फैसलों में। और जो दूसरे जज थे वो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब खुद हैं जो चीफ जस्टिस हैं इस वक्त, और इन्होंने 52 केसेस हैंडल किए जो सियासी थे। और फिर इनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं जिन्होंने 22 केसेस के अंदर वो शामिल थे। 22 पिटीशन जो सियासी थी उनमें या तो ये बेंच का हिस्सा रहे थे या फिर ये पूरा केस इन्होंने हैंडल किया था, इन्होंने फैसला किया था। जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सबसे सीनियर जज हैं और ये उमर अता बंदयाल साहब के दौर में ये सेकंड इन कमांड थे, दूसरे बड़े सीनियर जज थे। इनके पास सिर्फ 11 केसेस आए सियासी, यानी इनको जानबूझ के सियासी केसेस से बाहर रखा गया। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये बताया जाता है कि जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये तीनों जो जजेस हैं ये हमेशा सियासी मुकदमों का हिस्सा रहे हैं और इन्हीं के पास ये मुकदमात आते रहे हैं। तो इस पे ये जो रिपोर्ट जारी हुई है, अब इस पे बहुत सारे सवाल भी हैं कि आने वाले दिनों में जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब होंगे तो वो ये जो ट्राइका है उसको कैसे तोड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों जज सीनियर हैं और इनको साइड पे कैसे किया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो आने वाले दिनों में काजी फायज ईसा साहब के रवैये से उसका जवाब मिलेगा। अब हम आते हैं उमर अता बंदयाल साहब की तरफ। तो उमर अता बंदयाल साहब जो हैं वो एक रवायत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि जब भी कोई चीफ जस्टिस से रुखसत होने लगते हैं, वो जाने लगते हैं, तो उनको एक फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाता है जिसमें सारे जजेस शामिल होते हैं। फिर उसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान शामिल होते हैं, फिर वज़ीर कानून उसके अंदर आते हैं, फिर जो बड़ी बार्स हैं उनके नुमाइंदे आते हैं, पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे प्रेसिडेंट वो आते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लोग आते हैं, फिर जो मुख्तलिफ बार्स हैं, सिंध हाई कोर्ट की है, लाहौर हाई कोर्ट की है, खैबर पख्तूनख्वा की है, बलूचिस्तान की है, उनके जो काउंसिल्स हैं उनके चेयरमैन्स या उनके प्रेसिडेंट और उनके जॉइंट सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं। और उस वक्त जो चीफ जस्टिस जा रहे होते हैं, रुखसत हो रहे होते हैं, वो नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनके लिए अच्छे कलमात कहते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमने ये किया है और अब आपकी जिम्मेदारियां ये हैं। और उसके जवाब में जो नए चीफ जस्टिस होते हैं वो खड़े होते हैं, वो पुराने चीफ जस्टिस की तारीफ़ करते हैं और उसके बाद फिर ये बताते हैं कि उनके दौर में क्या क्या अचीवमेंट्स हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। लेकिन अब क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जा रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि क्या इनके लिए फुल कोर्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका जवाब ये है कि बाकी जजेस ये चाहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब को फुल कोर्ट रेफरेंस दिया जाए, इन्हें इज्जत के साथ रुखसत किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रवायत है।
और इसमें मुझे एक खबर मिली, अब ये पता नहीं कि खबर किस हद तक मुसद्दक़ है, लेकिन मैंने 2-3 ज़रिए से इसको तस्दीक की है और अभी तक तो ये खबर कंफर्म आ रही है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में गए और वहाँ पे उन्होंने ऑफ़र की कि अब आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि रेफरेंस किया जाए ताकि आपको इज़्ज़त के साथ रवायात के मुताबिक रुखसत किया जाए। लेकिन उस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं किया। और ये भी है कि तमाम जजेस ने एक बाकायदा एप्लीकेशन तैयार करके, दरख्वास्त तैयार करके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास भिजवाई कि आप अगर कंफर्म करेंगे तो फिर हम आपके लिए रेफरेंस का बंदोबस्त करेंगे। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ये रेफरेंस नहीं चाहते। अब सवाल ये है कि जस्टिस साहब ऐसा क्यों नहीं चाहते, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ उनकी तवील मुखासमत रही है। जितना अर्सा ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे, काजी साहब और ये दोनों आपस में तकरीबन लड़ते रहे और इनका ओपन इख्तलाफ भी था और इनका खुफिया इख्तलाफ भी था। बल्कि एक बार ख़बर ये भी गर्दिश करने लगी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के चैम्बर में बाकायदा हाथापाई तक नौबत पहुँच गई थी और इतनी ऊँची आवाज़ में एक दूसरे को ब्लेम किया गया कि बाहर स्टाफ ने भी सुना और लोगों ने भी सुना। तो इतने ज़्यादा इख्तलाफात के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदियाल नहीं चाहते कि रेफरेंस हो और उस रेफरेंस में उमर अताब बंदियाल साहब को खड़े होकर काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तारीफ़ करनी पड़े और उसके बाद काजी फ़ायज़ ईसा साहब ज़ाहिर उनका जवाब देंगे। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ख्याल ये है कि हो सकता है कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब खड़े होकर दोबारा पुराने जो गड़े मुर्दे हैं उनको खोल दें और ये जो इवेंट है, जो रवायत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, ये एक बुरी रवायत के साथ ख़ात्मा हो इसका, या एक बिटर याददाश्तें सब लोग यहाँ से जाएं और तमाशा देखे दुनिया। तो वो नहीं चाहते कि इस किस्म का कोई सीन हो, जबकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये चाहते हैं कि बाकायदा एक रवायत जो उसको निभाया जाए। और ये भी याद रखें कि जब भी इस किस्म का फुल कोर्ट रेफरेंस होता है तो उसमें जो नए चीफ जस्टिस होते हैं वो अपना जो प्लान है वो कौम के सामने रखते हैं और जजेस के सामने रखते हैं कि जो मेरा दौर है उसके अंदर हमने क्या करना है। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को ज़ाहिर एक मौका मिलेगा कि जिसमें वो मीडिया को, जिसमें वो अपने साथी जजेस को और बाकी वकला को ये बता सकेंगे कि उनकी जो कोर्ट होगी वो कैसी होगी और इनका दौर 13 महीने का जो है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की शेप क्या होगी, इसकी नौयत क्या होगी। तो एक अपॉर्चुनिटी है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के लिए, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब इनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं देना चाहते। तो 2 वजूहात हैं। एक तो जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब का ख्याल ये है कि वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी राय सामने आ सकती है जिससे ये माहौल मज़ीद ख़राब हो सकता है और वो नहीं चाहते कि जाते जाते कि यहाँ पे उनके लिए कोई बेइज्जती का मुकाम बने। और सेकेंडली ये है कि वो ये भी नहीं चाहते कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब को मौका मिले कि वो खड़े होकर ऐलान करें कि वो क्या क्या करेंगे। तो ये चाहते हैं कि वो हल्फ लें और हल्फ लेने के बाद वो को प्रेस रिलीज़ जारी कर दें जिसमें वो अपना मौक़िफ़ दें कि मैं अपने दौर में अदालत को किस तरह चलाऊँगा। तो ये एक चीज़ है कि जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब अपना रेफरेंस नहीं चाहते। अब अगर उनके साथी जजेस उनको राज़ी कर लेते हैं तो फिर इम्कान हो सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब को बाइज़्ज़त तरीके से एक रवायत के मुताबिक रुख़सत किया जा सकता है। ये अलबत्ता इतला मिली है कि जैसे उमर अताब बंदियाल साहब रिटायरमेंट के बाद लाहौर चले जाएंगे और वो मैक्सिमम टाइम अपनी फैमिली को देंगे और कुछ अर्सा वो मुल्क से बाहर भी जाएंगे, लेकिन इमीडिएटली वो मुल्क से बाहर नहीं जाएंगे और उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि अगर वो बाहर निकलेंगे या तकरीबात में जाएंगे तो फिर उनके साथ कोई मिसहैप भी हो सकता है जो वो नहीं चाहते कि रिटायरमेंट के बाद कोई इस किस्म का वाक़या हो कि जिससे बार बार वो मीडिया के अंदर आएँ। अब हम आते हैं बिलावल भुट्टो साहब की तरफ। तो कल बिलावल भुट्टो साहब ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया है। उनका ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। अब सवाल ये है कि ये तो पीडीएम का हिस्सा थे, ये तो वज़ीर ख़ारजा थे और उसके बाद अभी इक़्तिदार से निकले हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, तो कहाँ इन्होंने महसूस किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं जिसका मैं आपसे जिक्र करना मुनासिब समझता हूँ। एक तो इनका ख्याल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को फेवर दी जा रही है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जब पाकिस्तान आएंगे तो बाकायदा इनको गार्ड ऑफ ऑनर दे दी जाएगी, इनको सलाम पेश कर दिया जाएगा और इनके केसेस जो इनको निपटा दिया जाएगा और फिर इन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाएगी। तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे साथ ज़्यादती है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब भी अगर मुजरिम हैं या अगर वो मुल्ज़िम हैं तो उनके साथ बाकी जैसा सलूक होना चाहिए और उन्हें इलेक्शन लड़ने की इतनी इजाज़त जल्दी नहीं देनी चाहिए। दूसरा उनका ख्याल ये है
कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कहने पे इलेक्शन कमीशन जानबूझ के इलेक्शन डिले कर रहा है और ये मियां नवाज शरीफ को सपोर्ट दी जा रही है, उनको फेवर दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन को ये चाहिए कि वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवा दे ताकि मियां नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी से पहले पहले या उनकी जो कैंपेन है उससे पहले पहले इलेक्शन हो जाए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक ठाक सीट्स हासिल कर ले। तो ये उनका ख्याल ये है कि इंतज़ामिया या एडमिनिस्ट्रेशन या इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब को फेवर कर रहे हैं। तीसरी उनका ख्याल ये है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं कराची के अंदर। अब कराची के अंदर क्या हो रहा है, कराची के अंदर 111 लोगों की ऐसी फहरिस्त बनी है कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पिछले 10-12 साल के अंदर ठीक ठाक करप्शन की है। उसके अंदर सिविल सर्वेंट्स भी हैं, उनके अंदर कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं और उसके अंदर कुछ ठेकेदार भी हैं। तो ये जो ठेकेदार गिरफ्तार किए जा रहे हैं या उनके खिलाफ जो हल्का तैयार किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, उससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये महसूस हो रहा है कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है, हमें हमारे पर काटे जा रहे हैं, क्योंकि यही हमारे फाइनेंसर्स है, यही हमारे बही ख्वात है, इन्हीं को हमने फ़ायदा पहुंचाया और इन्हीं से अब हमें फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कोई है जो हमारा रास्ता रोक रहा है। तो अब बिलावल भुट्टो साहब इसलिए भी कह रहे हैं कि हमारा रास्ता रोका जा रहा है, यानी हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फाइनेंसर्स को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। तो बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि अगर गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें और अगर आपने गिरफ्तार नहीं करना तो फिर हमारे बंदों को भी गिरफ्तार ना करें। अगली हुकूमत आएगी तो फिर वो फैसला कर लेगी कि तेल चोर जो हैं उनको कैसे गिरफ्तार करना है, चीनी वालों के साथ क्या सलूक करना है और इसके साथ साथ जिन लोगों ने ज़मीनों के अंदर ठेकेदारी निज़ाम के तहत फ़ायदा उठाया उनके साथ क्या करना। तो बिलावल भुट्टो साहब ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इनको साफ महसूस हो रहा है बिलावल भुट्टो साहब को कि मैं अब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ख्याल ये था कि इन्हें मौका दिया जाएगा। बिलावल भुट्टो साहब तकरीबन अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझते थे, लेकिन अब अगर मियां नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं तो इनको ख़तरा ये है कि ये गेम मेरे हाथ से निकल के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास चली जाएगी और ये मेरे साथ बड़ी ज़्यादती है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है।